रैंडम चेक होगा, किसी का भी हो सकता है, और नोटबुक्स आगे पीछे सब चेक होगी। 2 डेट्स तो आ चुकी है ना, ठीक है। चलो, अब हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे हम, 4.2 4.3 4.3 के जो मिसिंग क्वेश्चन इसमें है, जो नहीं किए स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, वो करने के बाद विल स्टार्ट विद सम स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वेश्चन 12 कौन सा कह रहे हो नहीं हुआ? एग्जाम्पल 12। इसमें क्या मुश्किल आई है एग्जाम्पल 12 में? एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, इस रेक्टेंगुलर पार्ट पे ब्रेड्थ है 3 मीटर लेस देन द लेंथ। तो अगर लेंथ को x मीटर्स लिया है, ब्रेड्थ को लिया होगा x माइनस 3 मीटर्स। इट्स एरिया इज टू बी 4। रेक्टेंगल का एरिया इज टू बी 4 square meters more than the area of a part that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangle। ये जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया उस पार्क से बड़ा है जो एक ऑलरेडी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की शेप में बना दिया गया है, और उसका बेस रेक्टेंगल का शॉर्टर साइड है, रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है। समझ में आ गया? इसका सिंपल सा हिंदी ट्रांसलेशन जो है, इट्स एरिया, रेक्टेंगल का एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा उस पार्क से है जिसको हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की शेप में बनाया है, और जिसका बेस ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट है, और इसका ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है 12 मीटर। सो दिस इज द इक्वेशन बेसिक दैट यू नीड टू यूज। आपने इसकी लेंथ को ले लिया x, ब्रेड्थ ले लिया x माइनस 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x इंटू x माइनस 3, 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। क्लियर हो गया इतना? जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा, राइट? हाफ इंटू x minus 3 into 12. This will be your quadratic equation. समझ में आ गया इतना? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब सॉल्व हो जाएगा ये। जिनसे नहीं सॉल्व होगा, इक्वेशन फॉर्म करके इसकी कम से कम इतनी इक्वेशन लिखो, और इसे घर पे आज होमवर्क आपने सॉल्व करके लाना, ठीक है? इसको कंप्लीट करना है अपने होमवर्क। इसके बाद आपको करना है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। मुझे लगता है ये नहीं किया हमने। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 हो चुका है। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 4 हमने करना है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 और 11 ये कर चुके हैं। 10 करना है। एक्सप्रेस ट्रेन वाला कर चुका है। क्या हो गया? कौन? क्या हो गया? परसों तो आए थे, परसों तो होमवर्क दिया था। हाँ, तो वो क्यों? हाँ, ऐसे नहीं मैंने लिखा, जो कल एब्सेंट थे मैंने नहीं लिखा, कल आशमी का नाम नहीं लिखा था क्योंकि वो परसों नहीं आई थी जब होमवर्क दिया था। आप स्ट्रिक्टनेस होगी, पढ़ोगे तो भी है, वरना जाएगा नाम ग्रुप में, या फिर पेरेंट्स को, या फिर घर जाओ। अब है एक्सरसाइज 4.3, और अगर बात करते हुए मुझे आप दिख गए हो ना दोनों, सच में कह रही हूँ, मैं दोनों को घर ही भेजू। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10 हमने खत्म नहीं किया था, नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 की इक्वेशन क्या बनी थी? 152/132। अच्छा, मैं कर लेती हूँ। 132 सॉल्व भी किया था इसको। x माइनस
11 ये वाली इक्वेशन का फॉर्म ये क्या था, ये फॉर्म की थी, होमवर्क किया ठीक है। दिस इज पैसेंजर ट्रेन का टाइम और दिस इज एक्सप्रेस ट्रेन का। पिछला वाला भी ये तुम्हारा है, दूसरा रजिस्टर जो रहता है अभी आते हैं कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा, ये वाला अभी चलो इसको सॉल्व करना है हमें। ये हमारे पास आ जाएगा 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लोगे x इंटू एक्स प्लस 11, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132x इक्वल्स टू 1। 132x प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11 और ये इक्वल है 1 के। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, ये 132 कैंसिल हो जाता है। 132 इंटू 11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। समझ में आ गया इतना? क्योंकि x अगर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इक्वेशन हमारी बन जाती है ये। आपने नहीं, आप इसे ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में देख चुके हो, है ना? इसको ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या है, 132 इंटू 11। अब आपको करना क्या है, 132 को सिर्फ फैक्टराइज करना है, ठीक है? तो देखो अब हमें क्या करना है, हमारे पास नंबर है 1452 जिसको आप ऑलरेडी लिख चुके हो 132 इंटू 11। इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 11। अब 11 को तो फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इस 12 को मैं ब्रेक कर रही हूँ 4 इंटू 3। अब आपके पास क्या दो फैक्टर्स बन जाते हैं, 44 एंड 33। तो ये सिर्फ अब जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। एंड इफ यू फील कि नहीं जी हमें इसको फॉर्मूला मेथड से करना है तो प्लीज गो अहेड, फॉर्मूला मेथड से करो, पर वो आसान नहीं है। व्हाई वी प्रेफर, व्हाई आई से कि नहीं इसको इस तरह से सॉल्व करना या कोशिश करना फैक्टर्स बनाने की, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज आई नो कि इसमें टाइम कंपैरेटिवली कम लगता है कैलकुलेशन से। लेकिन अगर हमारे पास कोई हल नहीं है, 10 मिनट लगा लिए, एकदम से फैक्टर्स नहीं स्ट्राइक कर रहे, तो क्या करोगे, इक्वेशन बना ली है, फॉर्मूला मेथड से कम आधे तक तो कहीं पहुंचोगे। ठीक हो गया? सो वील हैव टू फैक्टर्स x माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44। उसको ड्राई से पहले ड्राई करो ना, मिट जाएगा वरना। सो आइदर x माइनस 33 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 33 और x इज इक्वल टू माइनस 44। तो x इक्वल टू 33 आ जाएगा, माइनस 44 को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव।
अब इसको लिखना है, लिख दो, नहीं लिखना आपकी मर्जी है, बट ऑल डिपेंड्स। मैं लिखवा ही रही हूँ आपसे, याद रहेगा कि हमने रिजेक्ट क्यों किया है, ठीक है? बिकॉज समटाइम्स द टीचर्स कैन क्रिएट, नहीं जी लिखना है, अगर टीचर्स कह रही है लिखना है तो लिख दो, ठीक है? अपनी टीचर से पूछ सकते हो, इफ यू स्टिल फील कि नहीं अच्छा लगता है लिखना तो लिख दो, कोई बहुत बड़ी लाइन नहीं है लिखना, रिजेक्टेड, ठीक हो गया इतना? सो हमारी स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन कितनी आ गई? स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is equal to 33 kilometer per hour and speed of express train, अब जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ ना, आज का जो होमवर्क होगा उस सारे स्पीड वाले क्वेश्चंस हैं वो इकट्ठे सारे सॉल्व करना, इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं अभी करवाऊंगी, नहीं करवाया ना क्वेश्चन 9, वो भी करवाऊंगी। ये 4 क्वेश्चंस होंगे आपके होमवर्क के जो आपको सॉल्व करने हैं, प्लस 1 क्वेश्चन जो क्वेश्चन 3 या 4 में से कोई एक 3 होगा, 3 में से कोई एक पार्ट स्क्वायर वो भी सिखा। इतना क्लियर हो गया सबको? चलो अब आ जाओ, इससे पहले हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? नेक्स्ट डे का होमवर्क भी लिख लो, चलो लिखो। आपको करना है एक्सरसाइज 4.3, आज की डेट डालकर होमवर्क लिख लो, 26 मई। एक्सरसाइज 4.3 आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10। अगर ये कर चुके हैं तो दोबारा ये करेंगे, पिछला जो होमवर्क खत्म होने नहीं किया हुआ वो भी कंप्लीट करोगे, और इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 में था फोर्थ पार्ट है ना, 4.1 पेज 74 पे फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 8, 9 and 10 and exercise 4.1 which is page 74 पर आप करोगे फोर्थ पार्ट। हाँ तो 4.1 छोड़ देना, ये सब कर देना, और ये कोशिश करना जो आपने यहाँ पर किया है ना इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने अभी करवाया एक्सप्रेस ट्रेन वाला, बिल्कुल सेम था, ठीक है? इसमें प्लस होती थी स्पीड, इसमें माइनस। इसमें से एक पार्ट अभी बताती हूँ, सेकंड पार्ट कर लेना। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3, अरे मैंने करवाया ही नहीं है, करवाऊंगी। किसका? जो अभी 4.3 की है, मैंने करवाया ही नहीं है, नहीं करवाया। चलो एक्सरसाइज 4.1 का बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट, 4.3 का बच्चे मैं लिख देती हूँ, ठीक से ये लो, इसकी पिक्चर क्लिक कर लो या कुछ भी करो, इसको आपने होमवर्क में करना है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ठीक हो गया? चलो अब हमें करना है स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9, लिख लिया तो सबने? डन ना? चलो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है हमें आज। Water taps can together fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of the larger diameter, एक बड़ी टैप है, एक स्मॉल टैप है, छोटी टैप है। The tap of the larger diameter, जितनी बड़ी टैप होगी उतना पानी वो ज्यादा लेकर आ सकती है, उसमें पानी का फ्लो ज्यादा होगा, ठीक है? The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank completely. एक टैंक लगा हुआ है, एक में आप छोटी पाइप लगाई हुई है आपने, और एक है बड़ी वाली। दोनों में छोटा बड़ा कैसे होगा? बेस्ड ऑन द डायामीटर्स। तो जो बड़ी वाली पाइप है उसका टाइम 10 hours लेस है, 10 hours लेस देन द स्मॉलर पाइप। बड़ी वाली पाइप का rate of flow, amount of flow of water inside the tank will be more and hence it will take less time to fill the tank. अगर दोनों को इकट्ठा खोलते हैं तो 9 3/8 मतलब कि 75/8 आवर्स में ये टैंक पूरा फुल हो जाता है। क्लियर हो गया? Find the time in which each tap can separately fill the tank. ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसमें हमेशा 1 hour वर्क लेके सॉल्व होता है।
आपने याद होगा लीनियर इक्वेशंस में 2 मेन एंड वुमेन वाले क्वेश्चंस किए थे, मैन एंड बॉय वाला क्वेश्चन किया था। तो इसमें ऐसे वाले क्वेश्चंस में जो वर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं 1 आवर या 1 डे वर्क लेकर चलते हैं। ठीक हो गया? तो इसमें हम कैसे करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय, अब इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आता है आपको तो आपको इसको याद करना है, और इसका यही तरीका है कि आपने इसे 1 डे वर्क लेके करना है। लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप x hours, smaller pipe to fill the tank x hours, and therefore the time taken by the larger pipe to fill the tank, larger pipe to fill the tank कितना होगा, x minus 10 hours। तो इसका हम लिखेंगे 1 hour work of smaller pipe, ये आ जाएगा 1 by x, 1 hour work of larger pipe 1 upon x minus 10। स्मॉलर पाइप ने इतना पानी लिया है 1 आवर में, और लार्जर पाइप इतना पानी लेके आती है 1 upon x minus 10 लेकर आती है 1 घंटे में। अब वो लीटर्स हो सकते हैं, मिलीलीटर्स हो सकते हैं, ग्राम्स हो सकते हैं, कुछ भी, एनी यूनिट, आई एम नॉट श्योर ऑफ द यूनिट, बट आई नो दिस वुड बी ऑलवेज 1 upon x minus 10। और अगर ये दोनों पाइप्स काम कर रही हैं तो टैंक में 1 आवर में कितना पानी आ रहा है, तो हम लिखेंगे वाटर कलेक्टेड in tank in 1 hour, that will be equal to 1 upon 75 by 8 by 75। water collected by the smaller pipe in 1 hour is 1 by x, water collected by the larger pipe in 1 hour is 1 upon x minus 10, and total water collected in the tank in 1 hour by both the pipes is 8 by 75। ठीक है? नहीं, दोनों का इकट्ठा है। ठीक है? ये 1 hour both the pipes। पाइप स्मॉलर वाली लेके आती है टैंक में 1 by x, बड़ी वाली लेके आती है 1 upon x minus 10, और दोनों इकट्ठे मिलकर लेकर आ रहे हैं 8 by 75। समझ में आ गया? तो हमारी इक्वेशन इसी से बन जाती है 1 upon x plus 1 upon x minus 10 is equal to 8 by 75। हमेशा इसमें 1 hour वर्क, एक पैटर्न है इन क्वेश्चंस में, इसमें 1 hour वर्क ही निकलता है हमेशा। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करो, x minus 10 plus x upon x into x minus 10 is equal to 8 upon 75। तो ये आ गया 2x minus 10 x square minus 10x is equal to 8 by 75। मैंने 2 कॉमन लिया, x minus 5 x square minus 10x 8 upon 75, ये 2 हमारा खत्म हो गया, ये आ गया 4। क्लियर हो गया इतना? यहां तक लिख लिया सबने? इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ उसको। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, 75 into x minus 5 is equal to 4 into x square minus 10x। समझ में आया? हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 2 से कट करने के बाद, तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। समझ में आ गया इतना? तो 75x minus 375 is equal to 4x square minus 40x। 4x square minus 40x minus 75, ये सारी टर्म्स को मैं इधर ले दी। ठीक हो गया? इससे क्या होगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमारा काम कम हो जाएगा। लीडिंग कोएफिशिएंट को यहाँ लेकर फिर माइनस कॉमन लेने से अच्छा है मैं अपने जो टर्म्स दूसरी वाली है इसको इस साइड पे ले जाऊं।
प्लस 375, 75x था प्लस 375 इक्वल्स टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनती है जिसे फैक्टराइज करना है। ये फाइनल हमारी इक्वेशन बनती है जिसे फैक्टराइज करना होगा। 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। देख लिया सबने ये? यहां तक सबका कंप्लीट है? कुछ रहता हो देखो, और इसे फैक्टराइज करना शुरू करो। प्रोडक्ट हमें चाहिए होगा 4 इंटू 375। 4 इंटू 375, दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी नीड। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, मल्टीप्लाई मत करना इसको, कोई फायदा नहीं मल्टीप्लाई करने का, बाद में आपने इसे फैक्टराइज करना ही, ठीक है ना। मल्टीप्लाई तो करें, हमें फॉर्मूला लगाना है, हम तो इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे इसको 4 इंटू 375 एंड दिस इज माय इक्वेशन, है ना। 4x स्क्वायर माइनस 11x, है ना, माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना होता, ये विद प्रैक्टिस ही आएगा। हमें करना क्या है, इस 375 को बस फैक्टराइज करते रहो। आपको पता है ये 375 भी कैसे आया था, 75 इंटू 5। मैंने और इसको ब्रेक किया, 3 इंटू 25 इंटू 5, और ब्रेक कर लो। अब तो हो गया, और तो नहीं करना होगा। ट्राई करो, पेयर्स कुछ बनते हैं। 125 और 12 तो बना नहीं, 115। इट्स ऑल मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आफ्टर सम टाइम स्पॉट करना आसान हो जाता है जब आप फैक्टराइज करते हो। और अभी जो मैं आपसे बार बार क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ ना, होमवर्क पूछ रही हूँ, और आप जाकर ऐसे डटी सी लुक्स देते हो इतनी आकर ना कि पता नहीं क्या मैंने पूछ दिया आते ही, और पूछ के आते हो कि मैम को याद होगा कि नहीं होगा, है ना। ये सच में जब क्वेश्चन समझ में आएंगे, बाद में मार्क्स आएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 15 इंटू x माइनस 25 इक्वल टू 0। सो आइदर 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15/4, x की वैल्यू क्या आ गई, 25। क्लियर हो गया। x हमने लिया क्या था, देखो क्वेश्चन में x कौन सा वेरिएबल था, टाइम टेकन बाय स्मॉलर पार्ट। अब वो तो 25 आवर्स भी हो सकता है और 15/4 आवर्स भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि नहीं, दोनों ही पॉसिबल है ना। लेकिन अगर मैं इसको रखती हूँ, इसको मैं फर्दर यूज करूंगी टू फाइंड टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, राइट। इसको मैं फर्दर यूज करूंगी टू फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप। लार्जर पाइप का टाइम कितना था, इससे कितना कम था, माइनस 10 करना है। चलो चलो जी, 25 में से 10 माइनस किया, बिल्कुल सही आ गया, 15 आवर्स तो हो सकता है दोनों का टाइम, छोटी वाली का 25, बड़ी वाली का 15। लेकिन अगर यहाँ पर आते हो 15/4 माइनस 10, 15/4 अप्रोक्सीमेटली 3.25 हो गया, 3.25, 3.75, 3.75। 15/2 का हाफ करो 7.5, 7.5 का हाफ करो 3.75। तो क्या 3.75 में से माइनस 10 करेंगे, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। तो हमने कहा था 15/4 जी स्मॉलर पाइप का टाइम तो हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से बड़ी वाली पाइप का टाइम हो जाएगा नेगेटिव, तो विच इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई विल से दिस इज रिजेक्टेड। तो आप यहां पर लिख दोगे रिजेक्ट। ऑन द फेस ऑफ इट मैं 15/4 को, उसका कोई कसूर नहीं है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो आगे जाकर, ठीक है, आगे जाकर बड़ी वाली पाइप को कम कर रहा है, नेगेटिव बना रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसे कर दिया रिजेक्ट। सो वील से टाइम टेकन बाय द रिस्पेक्टिव पाइप्स, ये चीज हमारा हो गया आंसर, 25 आवर्स एंड 15 आवर्स। समझ में आ गया। ये टाइम वर्क और टाइम स्पीड के क्वेश्चन सबका एक ही लॉजिक है, एक ही पैटर्न में चलते हैं,
और मैंने आपको ये 4 क्वेश्चंस जो बुक के हैं वो इकट्ठे करके दिए हैं, चारों को इकट्ठा लॉट बनाकर सॉल्व करोगे, समझ में आएगा हम कर क्या रहे हैं। टाइम कब प्लस हुआ, कब माइनस हुआ, इसमें -1 किया, उसमें +2 किया, वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस मैथ? इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट प्रॉब्लम में क्वेश्चन 4 करना है इसके बाद, और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। उसके बाद आएंगे अब इंटरेस्टिंग वर्क वाले कॉन्सेप्ट में। हमने the sum of reciprocals of Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. एक रहमान बंदा है, उसकी एज के बारे में कहा हुआ है 3 साल पहले और 5 साल पहले कि हमने एज ली है, 5 साल बाद, 3 साल पहले 5 साल बाद की एज ली है। उन एजेस का रेसिप्रोकल करके जब ऐड किया तो सम आ रहा है 1/3। तो हमें निकालना, हमें ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें सपोज किसको करना होता है, जो लास्ट लाइन लिखी होती है, क्या लिखा है, फाइंड द प्रेजेंट एज। और मोस्टली एज वाले क्वेश्चंस में प्रेजेंट एज ही निकाल कर करना है काम। लेट द प्रेजेंट एज बी एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x ईयर। अगर मैं 3 साल पहले की एज को भी सपोज करती हूँ x, तब भी सॉल्व हो जाएगा, पर उस 3 साल को पहले मुझे प्रेजेंट में लाना होगा और उस प्रेजेंट को आगे लेके जाना, ठीक है ना। तो why to cross those steps, प्रेजेंट से आगे पीछे जाना बहुत आसान होता है। So let the present age of Rahman is x years. तो age 3 years ago क्या हो जाएगी उसकी, x minus 3 years, और age 5 years hence, है ना, कितना हो जाएगा, x plus 5। साथ में ये ईयर जरूर लिखना है, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी ना तो टीचर इस चीज की गलती ढूंढकर मार्क्स काटेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नहीं बच्चे, देन वी लुक फॉर सम रीजन की मुझे नहीं पता, अनजान पेपर है, आई डोंट नो कि बच्चा वो अच्छा है कि गुशान बैठा है या अर्जुन बैठा है, वैसे अच्छा काम कर रहा होगा पेपर क्लास में, चलो मिस हो गया कोई बात नहीं। हाँ, तो वो क्या है कि जब उसको नहीं पता है देन विल से कि नहीं लिखा इसमें, ठीक है। इतना अच्छा होने के बाद भी अगर ये लिख देते साथ में तो फुल डिजर्व करते। दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट। जिसने लिखा होगा फिर उसके लिए क्या मतलब, उसको क्या स्पेशल एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द एजेस इज 1/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है हमेशा, एलसीएम। x minus 3 into x plus 5, यहाँ पे x plus 5 plus x minus 3 is equal to 1/3। आप भी क्लियर विद दिस मच, समझ में आ गया ना। तो 2x plus 2 नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आती है, क्या होती है, x square प्लस 5x माइनस 3x, याद नहीं है, -3 + 5 करोगे तो क्या आएगा, +2x माइनस 15, नहीं यार, x + a into x + b, x square plus a plus b into x plus ab। तो ये है x -3 x plus 5, तो x square plus -3 plus 5 into x plus -3 into 5। समझ में आ गया। आपकी कैलकुलेशंस के स्टेप कम हो जाते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप कर जाएगा आंसर कि देखो 5 ज्यादा है, 3 माइनस में कम है, तो वी विल हैव 2x एंड -15। समझ में आ गया इतना। तो ये आ गया मेरे पास 2x plus 2 upon x square plus 2x minus 15 equal to 1/3। अब कुछ नहीं करते, कोई कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6x plus 6 is equal to x square plus 2x minus 15, x square plus 2x minus 6x sorry minus 15 minus 6। फिर मैं क्या कर रही हूँ, इन सारी टर्म्स को उस साइड लेके जाती हूँ कि why to bring it here and increase my workload। एक स्टेप में फालतू क्यों लिखूं, मुझे टर्म्स को इकट्ठा ही करना है। अगर मैं राइट हैंड साइड में इकट्ठा कर लेती हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है। दिस इज जस्ट नॉट टू मेक माय लीडिंग कोएफिशिएंट। आपका x स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वरना उसको फैक्टराइज करना थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। तो x स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव रखना और वही शिफ्टिंग करना जो x स्क्वायर को पॉजिटिव रखे। समझ में आ गया। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे, x स्क्वायर
-4x - 21 = 0। फैक्टर्स आप खुद बताओगे इसके, तो मैं नहीं बताऊंगी। x स्क्वायर -4x - 21 7 and 3। समझ में आ गया ना? तो ये फैक्टर्स इजी थे। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे तो सच में टाइम ज्यादा लगेगा। x स्क्वायर -7x + 3x - 21 = 0। x कॉमन, ठीक है बच्चे। x + 3 × x - 7 = 0। तो आइदर x + 3 = 0 और x - 7 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई? -3 और x = 7। तो एज क्या होगी? 7 -3 रिजेक्टेड एज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, हाँ जी x निकाल कर नहीं छोड़ देना, लास्ट लाइन में जरूर लिख देना है प्रेजेंट एज ऑफ रहमान = 7 years। समझ में आ गया? अब इसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 11। मंडे को टेस्ट लेना है आपका, ठीक है? जितने चैप्टर में पीछे करवाए हैं ना, इसमें से मैं एक लूंगी रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स। नहीं, पॉलिनोमियल्स रहने दो, पॉलिनोमियल्स और इसको इकट्ठा करेंगे, क्वाड्रेटिक को। आपका रियल नंबर्स और लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? 10 क्वेश्चंस होंगे। अब स्पीड बढ़ानी है आपने। 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे कंप्लीट दोनों चैप्टर्स के। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क सब होंगे। समझ में आ गया इतना? जितने भी होंगे तुम्हें करने हैं इकट्ठा, ठीक है? पता नहीं। Sum of areas of two squares is 468 square meters. Difference of their perimeters is 24 meter. Find the sides of the two squares. दो स्क्वायर्स आपको दिए हुए हैं, दोनों के एरियाज का सम दिया हुआ और दोनों के पेरीमीटर्स का सम दिया हुआ है। डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज 24 मीटर्स। और वो कहता है कि दोनों की साइड निकालो। अब दो स्क्वायर्स है, इसकी साइड मैंने ले ली x मीटर और इसकी साइड में ले लूंगी y मीटर, बिकॉज मुझे साइड के बारे में ये नहीं कहा कि एक की साइड दूसरे से 6 बड़ी है 7 बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने पेरीमीटर्स के बारे में कहा है, तो पेरीमीटर साइड्स के बेसिस पे निकलता है ना? तो इसीलिए मैंने कहा लेट द साइड ऑफ स्क्वायर 1, इसको मैंने स्क्वायर 1 लिख लिया और इसको स्क्वायर 2। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर 1 = x meters and let the side of square 2 = y meters। क्लियर हो गया इतना? स्क्वायर 1 की साइड x मीटर, स्क्वायर 2 की साइड y मीटर्स। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स। अच्छा, स्क्वायर की साइड है तो पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू साइड, है ना? एरिया कितना हुआ? साइड इंटू साइड, ठीक है? तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है? फर्स्ट इक्वेशन क्या कहा है? डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स। तो आप क्या देखो, x हमने यूजुअली मैंने x को छोटा लिया है, तो मैं क्या लिखूंगी? 4y - 4x = 20। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 4x - 4y भी लिख सकते हो, बट मैंने विजुअली मतलब माय क्वेश्चन शुड मैच द फिगर जो मैंने ड्रॉ की है। मैंने x को छोटा बनाया ना, तो मैं 4y को पहले लिखूंगी, फर्क नहीं पड़ेगा उससे कुछ भी आपके आंसर में, ठीक है? अगर आप 4x - 4y भी करते हो तब भी सेम आंसर आएगा, उसमें आपने x को बड़ा ले लिया। क्लियर हो गया इतना? 4y - 4x is 24. This is just to match the visual which I have drawn. जो फिगर मैंने ड्रॉ की है उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए। y - x आ गया डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स। पेरीमीटर्स आपने खुद बताया 4 इंटू साइड, तो इसका पेरीमीटर माइनस इसका पेरीमीटर इज 24। 4 कॉमन ले लिया, 24 से डिवाइड कर दिया, y - x is 6। नेक्स्ट लिखा है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। इन दोनों के ना स्क्वायर्स के एरियाज को एरिया को हमने ऐड किया, दोनों स्क्वायर के एरिया को ऐड किया। अब एडिशन तो जिस मर्जी वे में हो जाए। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? x² + y² = 468। दो इक्वेशंस बन गई। देखो ये रूल हर बार चलेगा, आप लीनियर इक्वेशंस ले लो या यहाँ पर,
जितनी इक्वेशंस हैं उतने वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस हमारे पास है, दो डिफरेंट इक्वेशन। एक ने कहा है y माइनस एक्स इक्वल टू 6 और दूसरा कह रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 468। तो क्या हम इनको सॉल्व कर सकते हैं? क्या लगता है क्या करेंगे आप? स्क्वायर, और इसके अलावा ये भी अच्छी बात है, पर उसमें एक्स वाई आएगा, फिर क्या करोगे? और क्या कर सकते हैं? जब ऐसा क्वेश्चन हो, ये आपकी लीनियर बनी है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो मैं y की वैल्यू ले रही हूँ 6 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। समझ में आ गया इतना? हमें आपकी लीनियर इक्वेशन में से आपने एक वेरिएबल, चाहे वो x लो चाहे y लो, जो आपको पसंद है वो ले लो, उसको सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे वेरिएबल, दूसरी इक्वेशन। क्लियर हो गया इतना? हाँ जी, सॉल्व करो इसको। व्हाट इज x प्लस 6 का होल स्क्वायर? a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x is equal to 468. Now when you solve it, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 12x, 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। यही बनता है। यहां तक सबने लिख लिया था ये वाला पेज? हाँ, लिख लो और इसकी इक्वेशन फॉर्म करके निकालो फैक्टर्स। लिख लिया? नेक्स्ट, 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 432 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 2 कॉमन ले रही हूँ, 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। एक्स में से 2 कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन में से, और 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो गया, है ना? कल समझ सकते हैं हम, राइट? अब इसको फैक्टराइज करना है। 216 के फैक्टर्स होते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6। समझ में आता है? नहीं। 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2। अब फैक्टराइज किया 18 एंड 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 18 माइनस 12 x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 x प्लस 18, तो आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 12, या फिर x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 18। माइनस 18 को हम क्या करेंगे? रिजेक्टेड, एज द साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू 12, एरिया द साइड ऑफ द स्क्वायर 1 12 meters, y लेना था which is equal to 6 plus x, side of square 2 is 6 plus 12 18 meter। स्क्वायर 1 की साइड आ गई 12 मीटर, स्क्वायर 2 की साइड आ गई 18 मीटर। आर वी क्लियर विद दिस मच? अच्छा, आपका ना होमवर्क में एक क्वेश्चन और ऐड कर लो, एग्जांपल 15 जो अभी करवा रही, ठीक है? जो होमवर्क दिया था उसमें एग्जांपल 15 एक और ऐड कर लो, ये सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे फिर आपके। एग्जांपल 15 ऑन पेज 87, अभी वो करवाऊंगी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। टाइम स्पीड के क्वेश्चंस अब तक के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। चल, एग्जांपल 15, a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. अच्छा, क्वेश्चन हमारा लीनियर का है या क्वाड्रेटिक का, कैसे पता लगेगा? लीनियर में ना दोनों ही चीजें नहीं दी होंगी,
एक तो होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना, और एक होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक होती है स्ट्रीम की स्पीड। लीनियर इक्वेशंस में ये दोनों ही नहीं दी होंगी, इन दोनों को हमें निकालना होगा, तो उसमें लिखा होगा फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड द करंट, ये दिया होगा। और अगर वो क्वाड्रेटिक है ना, तो या तो ये दिया है, ये नहीं दिया, या ये नहीं दिया, ये, दोनों में से एक चीज मिसिंग हो। दिस इज द ओनली वे टू रिकॉग्नाइज कि क्वेश्चन कौन से पर है, क्वाड्रेटिक पर है कि लीनियर पर। दोनों में से ना एक की स्पीड हमें दी होगी। जैसे यहाँ पर किसकी स्पीड दी हुई है, स्पीड किसकी दी हुई है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर, तो हमें बोट की स्पीड दी हुई। तो मतलब ये क्वेश्चन जहां पर एक स्पीड दे दी ना, मतलब वो क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक में आए। इतना क्लियर हो गया? अब इसको करना कैसे है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना स्ट्रीम और स्पीड में बाकी सब चीजें बाद में, जहां आपने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देख लिया, पहले तो आप स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम वही बनाओ, ठीक है। तो इसमें मुझे दिया हुआ है लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। जो मिसिंग स्पीड है मैंने उसे सपोज कर लिया x किलोमीटर। स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है फॉर्स इन स्टिल वाटर, है ना, तो वो मुझे दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर। इससे सबसे पहले तो मैं यही करूंगी, व्हाट इज स्पीड अपस्ट्रीम एंड व्हाट इज स्पीड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होता है, x माइनस होगा कि 18 माइनस x होगा, 18 माइनस x। बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। अपस्ट्रीम का मतलब है स्ट्रीम ऐसे जा रही है, आपकी बोट को अप जाना है, तो ये 18 स्पीड है, ये x 18 माइनस x। और बेटा स्ट्रीम छोटी है कि बड़ी है, स्ट्रीम की स्पीड कम होगी ज्यादा होगी, आप बताओ। तुम्हें अगर आगे चलना है, हवा बहुत तेज होगी तो तुम आगे बढ़ पाओगी। फोर्स की बात होती है, आपने दो तरफ से फोर्स लगाया है ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो अगर मूवमेंट तभी होगी, अगर मुझे इस तरफ जाना है मूवमेंट तभी होगी, माय फोर्स माय स्पीड इज मोर। ओवरटेक करते तो क्या होता है, पिछले वाले व्हीकल की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो आगे जा पाएगा, है ना। तो यहाँ पर बोट की स्पीड, क्योंकि बोट ने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अपस्ट्रीम में भी तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, तो इसका मतलब बोट की स्पीड ज्यादा है स्ट्रीम की स्पीड से। प्लस स्ट्रीम की स्पीड की वजह से उसको, तो उसकी स्पीड को क्या मिल जाती है, रेजिस्टेंस मिल जाती है, एक फ्रिक्शन आ जाती है, जिससे आप अपने साइंस के टर्म्स में बोलोगे, है ना। उस वजह से उसको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। किसी चीज को धक्का मारना है, वहां से भी कोई धक्का लगा रहा है, आपको अगर उसे पुश करना है तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, सेम में बात। तो अपस्ट्रीम हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम में 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में पहला ये काम तो हमें करके ही आना है। क्वेश्चन स्टार्ट मत करना, जहां अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देख लिया, पहले स्पीड्स को पूरा लिख देना, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना। समझ में आ गया? ये नहीं कि क्वेश्चन में हमने स्पीड ऑफ द स्ट्रीम देखी नहीं, जब हमें पता ही था, हमने एक्स और वाई ले लिया। मतलब मेरा मतलब है कि इक्वेशन में नहीं खोना कि अपस्ट्रीम में टाइम लगा डाउनस्ट्रीम में लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले स्पीड्स को फिक्स कर लो, आपकी स्पीड्स क्या बनी। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसने कहा है, अच्छा अब ये लॉजिक थोड़ा सा हो जाता है कि टाइम अपस्ट्रीम ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, है ना, डाउनस्ट्रीम टाइम कम हो। अब ना उसने हमेशा, मैंने कहा था स्पीड वाले क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम्स को ही कंपेयर किया होता है। उसने कहा है इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। आप कह रहे हो टाइम अपस्ट्रीम ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 hour। डाउनस्ट्रीम के टाइम में आप कितना ऐड करोगे, 1, तो आपके पास अपस्ट्रीम का टाइम आ जाएगा। समझ में आ गया? टाइम अपस्ट्रीम is it takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream. 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream. तो अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम से 1 hour ज्यादा है। ये हमारी इक्वेशन है,
जिसमें हमें इसको सभी अपने नंबर्स को पुट करना होगा। तो आप मुझे ये बताओगे डिस्टेंस कितना इसमें कवर किया है बोर्ड ने? क्लियर है? ये डिस्टेंस कवर्ड इज 24 किलोमीटर। तो इस डिस्टेंस के बेसिस पर और इस स्पीड के बेसिस पर कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम टेकन अपस्ट्रीम? बता सकते हो? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था, टाइम कितना है और स्पीड कितनी है? 18 माइल्स। दिस इज द टाइम टेकन अपस्ट्रीम। और टाइम डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा? 24 अपॉन 18 प्लस x। समझ में आ गया इतना? इन क्वेश्चंस को हमेशा इसी फ्लो में करना, पहले स्पीड दोनों की, फिर अपस्ट्रीम कितनी बनी, डाउनस्ट्रीम कितनी बनी, उसके बाद टाइम निकालो एंड देन फॉर्म द इक्वेशन। समझ में आ गया इतना? चलो अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 24 अपॉन 18 माइनस x इज इक्वल टू 24 अपॉन 18 प्लस x प्लस 1। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा इक्वेशन को सॉल्व करने का, है ना? क्या करना है अब हमें? इतना लिख लिया सबने? नहीं लिखा है तो लिखो। लिख लिया? Now we'll have 24 upon 18 minus x, 24 upon 18 plus x plus 1। इस वाली टर्म को मैं यहां ले जाती हूँ, इज इक्वल टू 1। फिर एलसीएम ले लो। जब भी आपका वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, देखो हर बार मैं क्या कर रही हूँ, एक x की टर्म यहाँ थी, एक x की टर्म यहाँ थी, सॉल्व करने के लिए पहले x की टर्म्स को इकट्ठा कर रही हूँ हर बार, है ना? चाहे x इन द न्यूमरेटर हो चाहे x इन द डिनोमिनेटर हो, हमारा फर्स्ट रूल यही होता है कि पहले x को इकट्ठा करके लेकर आओ। अभी कहाँ कहाँ फैला हुआ है उसको इकट्ठा करो, देन विल सी कैसे निकालना है। ठीक है? तो 24 इंटू ऊपर आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लोगे। देखो मैं ना 24 इंटू 18 नहीं सॉल्व करूंगी पहले। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि वो आगे कट होना। तो क्यों मेहनत करनी उस चीज के लिए जो आगे सॉल्व मुझे यूज ही नहीं होना। और यहाँ पे प्लस 24x आएगा कि माइनस? प्लस क्यों? माइनस क्यों? हाँ प्लस क्यों आएगा? क्योंकि ये माइनस 24 है और हाँ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो यहां से अपॉन 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है? तो ये वाली टर्म मेरी देखो कैंसिल हो गई। आई विल नॉट सॉल्व इट। ये मेरे पास आ गया 48x इज इक्वल टू, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 माइनस एक्स। अब तक मैं क्या कर रही थी, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को उधर लेके जाती। अब मुझे दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगी, इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं जी ऐसे ही करना है, हमेशा मैंने ऐसे ही लिखना है। मैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखती हूँ कि मेरा फायदा कहाँ पर है, मेरा स्टेप कम कहाँ हो रहा है। तो आई विल नॉट ब्लाइंडली टेक माइनस 48x हियर एंड देन चेंज द साइंस। मैं इस x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आती हूँ कि डायरेक्टली ये प्लस में आ जाएगा। इक्वेशन बहुत नीटली सी स्मूथली से बन जाएगी। ये बन गई। अब इसको फैक्टराइज करना है हमने, तो मैं इस 324 को फैक्टराइज करती हूँ। ये है 18 इंटू 8, नहीं बना। 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, अब बन रहा है 45। ठीक है, चलो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3। हाँ अब देखो, पहली बात तो ये बताओ, जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो आपस में ऐड होने चाहिए कि सब्ट्रैक्ट? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होता है। देखो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है? माइनस 324। माइनस तभी आया होगा जब दो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब अगर एक नेगेटिव और पॉजिटिव्स को आपस में ऐड करते हो तो वो इनफैक्ट क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, दोनों का डिफरेंस लेना है।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक। 54 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? हम लॉजिक जो ले रहे हैं, आप फैक्टर्स बनाने में ये देखोगे कि दोनों नंबर्स माइनस में ऐड करने हैं, तो दोनों नंबर्स को हमने एक बड़ा एक छोटा लेकर सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस हमारा 48 चाहिए। देन आई लुक फॉर अ फैक्टर व्हिच इज मोर देन 48। आई विल ट्राई एंड फॉर्मिंग अ फैक्टर व्हिच इज मोर देन 48। तो उस लॉजिक से मैं देखूंगी कि 48 से बड़ा फैक्टर कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 54 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0, x माइनस 6 x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 and minus 54 rejected because speed cannot be negative. So speed of stream is equal to 6 किलोमीटर पर आवर। और ये आपको होमवर्क में करके आना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। हाँ डाल देती हूँ, मैं फिर से क्लिक करके डालूंगी। अब ऐसे ही हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर लो। चलो, मुझे पता है बुक्स बंद की हैं, तभी मैंने करवाया है। तो सेकंड पार्ट करवा के भेजो, चिंता मत करो। ये लो देखो, चलो लिखो तब तक। 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 by 30। तुम जाओ, तुम्हारे मार्क्स इतना है ना, तुम ये बोल रहे हो, वैसे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। नहीं है तो पेज नहीं आता किसी और से, वैसे तुम छोड़ दोगे। फ्रंट का पेज खाली नहीं होगा तुम्हारा, देखो खाली, देखो पूरा कितना खाली है, पेज नहीं है। 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 by 30। इस क्वेश्चंस में जिसपे हमें फ्रैक्शंस में अब तक आपने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई हमें, डिग्री 4 नहीं दी हुई, ये तो हमारा एक पॉलिनोमियल भी नहीं है, बिकॉज x जो है वो आ गया हमारे पास इन द डिनोमिनेटर। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हमेशा हमें रिड्यूस करना होता है टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चंस इस कैटेगरी में आते हैं, इक्वेशंस दैट कैन बी रिड्यूस्ड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड देन वी सॉल्व देम। क्लियर हो गया इतना? जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस में एक्सरसाइज 3.6 की थी कि देखने में वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन जब हम उसे सॉल्व कर सकते हैं एज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसमें विल टेक द एलसीएम, x plus 4 into x minus 7, x minus 7 minus x plus 4 is equal to 11 by 30। x minus 7 minus x minus 4 x square minus 3x minus 28। मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है, x ये कैंसिल हो गया। आपके होमवर्क में ये क्वेश्चन भी है, ठीक है? तो अब आ जाएगा माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 बाय 30। ये 11 और ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जाओ, अब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके ला सकते हो। ये इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, चाहे इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर। समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्या होंगे फैक्टर्स इसके? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1। क्या कह रहे हो? रिजेक्ट क्यों होगा बताओ?